नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बारे में मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। हमने पढ़ा था गैलेक्सी के बारे में, हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, ये होता क्या है, ये हेवनली बॉडी है, कैसे है। चलिए इसका एक और पार्ट स्टार के बारे में जानते हैं। तो स्टार है क्या? जो दूर आसमान में रात के टाइम में हमको दिखता है, टिमटिमाता हुआ एक ल्यूमिनेटिंग बॉडी, एक ट्विंकलिंग चीज जो टिमटिमाता है, वो है स्टार। यानी कि स्टार आप रिकॉग्नाइज ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ वो ट्विंकलिंग कर रहा है। वो ट्विंकलिंग क्यों कर रहा है? उसके आसपास जितने कुछ तारे हैं वो क्यों डिम है, वो क्यों फ्लेकिंग नहीं कर रहे हैं? कुछ तो रीजन है इसके पीछे। चलिए पढ़ते हैं। स्टार जो है वो एक ल्यूमिनेटिंग हेवनली बॉडी है, यानी एक प्रज्वलित स्वर्गीय शरीर। स्टार जो होते हैं वो हीट, लाइट और रेडिएशन जनरेट करते हैं। तो हमको क्यूरियोसिटी होगा कि ये हीट, लाइट और रेडिएशन आता कहाँ से है। हमारा अपना सोलर सिस्टम का स्टार है सूरज, यानी सन। हमको भी पता लगना चाहिए कि किसी ने इस पे आग तो नहीं लगाया, किसी ने जाकर के इसमें केरोसिन तो नहीं डाला। तो ये गर्म क्यों है, ये इतना ल्यूमिनेटिंग बॉडी क्यों है, ये इतना प्रज्वलित कैसे है? कुछ तो रीजन है। चलिए आज पढ़ते हैं स्टार के बारे में। स्टार जो होते हैं यानी सूरज में मेन एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें बहुत सारे तत्व और भी है मौजूद, बट मेन इसका ल्यूमिनेटिंग और हीट होने का मेन रीजन है हाइड्रोजन और हीलियम। इसको जिस प्रोसेस से सन हीट होता है उस प्रोसेस हमको जानने में बहुत क्यूरियोसिटी है कि इस सन में इतना ल्यूमिनेटिंग पावर या इतना हीट कैसे है। देखिए, हम जब सन को देखते हैं वो एक आग का गोला है, राइट। वो एक आग का गोला है, ये सारा उसका रेडिएशन है। तो ये कहाँ से आता है, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने बोला कि सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम मेन तत्व है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, जिसमें दो अणु हाइड्रोजन के, वो है आपका ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। ये इतना डिटेल में मैं इसलिए नहीं लिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये बस आप एज ए नॉलेज आप याद कर लो। ये शायद आपके जिस क्लास में आपको इतनी नेसेसरी नहीं है, बट सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी क्यूरियोसिटी होगा ना कि सन जो है ये इतना प्रज्वलित कैसे है। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा कि सन से प्लैनेट्स को या सैटेलाइट को इतना सारा लाइट मिलता है। इसका कुछ तो रीजन होगा कि सन के पास लाइट कहाँ से आया, क्यों प्लैनेट के पास लाइट नहीं है, क्यों सैटेलाइट के पास लाइट नहीं है। उसका रीजन है न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हाइड्रोजन के दो अणु हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये न्यूक्लियर फ्यूजन करके, मतलब एक रिएक्शन करके, 4 हीलियम में तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि ट्रेन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन के जो एटम है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 4 हीलियम में तब्दील होते हैं, ठीक है। 4 हीलियम में तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और जिसकी वजह से इतना सारा हीट प्रोड्यूस होता है। सन जो है एक आग का गोला है, जिसमें कोई भी तत्व, कोई भी चीज सॉलिड अवस्था में नहीं है। सारा का सारा चीज लिक्विड फॉर्म में है या प्लाज्मा अवस्था में है। अच्छा, प्लाज्मा क्या है? एक छोटा सा बात मैं आपको बता दूं, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 तो आप सबको पता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। क्या है? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस 3 अवस्था के
के बारे में तो हम बचपन से जानते हैं कि कोई भी पदार्थ या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैसीय अवस्था में रह सकता है। इसके अलावा भी पदार्थ की दो और अवस्था है, एक है प्लाज्मा, एक है बोस-आइंस्टाइन। ये 5 अवस्थाएं होती है। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में या फिर अभी भी आप अगर कोई क्विज में जाए या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पदार्थ की कितनी अवस्था है। ठीक है, तो सूरज में जितने भी सारी चीज़ें हैं, मैं बेटा देखती हूँ, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई भी सॉलिड अवस्था में नहीं है। सॉलिड अवस्था में नहीं रहने का मेन रीज़न है इसका टेम्परेचर। ये इतना हीट प्रोड्यूस करता है या फिर इतना गर्म है कि कोई भी चीज़ इसमें हीट अवस्था सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकता है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में या तो प्लाज्मा फॉर्म में है। तो चलिए सूरज के बारे में कुछ जानते हैं। सूरज का जो टेम्परेचर है वो 16 मिलियन के यानी 16 मिलियन केल्विन है, और उसका जो जो आउटर टेम्परेचर है वो 6000 के है, 6000 डिग्री के है। ठीक है, उसका जो इनर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा, और जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसका जो आउटर पार्ट है उसको हम सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स होता है। आपने देखा होगा कि जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तब सूरज पूरा ढक जाता है, और उसको जब आप देखते हैं तब बाहर में एक रिंग जैसा दिखता है, एक लाइटनिंग रिंग जैसा दिखता है। ये जो आउटर पार्ट है इसी का नाम है कोरोना, और जो बीच का पार्ट है जो 16 मिलियन के है ये इसको बोलते हैं अम्ब्रा। ठीक है, चलिए बेंगली स्टूडेंट। तो स्टार হচ্ছে একটা লিউমিনেটিং হেভেনলি বডি। স্টার হয় বড়, রেডিয়েন্ট, স্টার হচ্ছে একটা লিউমিনেটিং বডি, মানে প্রজ্বলিত স্বর্গীয় একটা শরীর, প্রজ্বলিত স্বর্গীয় একটা বস্তু। এটা কি প্রডিউস করে? স্টার স্টার প্রডিউস করে হিট, লাইট এবং রেডিয়েশন। আমি আস্তে আস্তে বিস্তারিত ভিডিওতে বলবো কি হিট কি, লাইট কোথা থেকে আসে এবং রেডিয়েশনটা কি। ঠিক আছে, আমরা সূর্য সম্পর্কে জানি। আমাদের সোলার সিস্টেমের মেইন স্টার হচ্ছে সূর্য, যেটা ভীষণ রকমের গরম, এবং এর ভেতরে যে অবস্থাটা আছে সেটা হচ্ছে হয় প্লাজমা বা লিকুইড অবস্থায়। কারণ সূর্য এতটাই গরম যে এর ভেতরে কোনো কিছুই সলিড ফর্মে থাকা পসিবল নয়, ওই জন্য এটা লিকুইড ফর্মে বা প্লাজমা ফর্মে আছে। আচ্ছা, একটা ইনফরমেটিভ কথা আমি আপনাদেরকে বলে দিই, যেটা আপনাদের জানা খুবই দরকার, যে পদার্থ বা ম্যাটার যেটাকে বলা হয়, যে কোনো জিনিস, যেরকম জল হয়ে গেল বা যে কোনো জিনিস, যে কোনো পদার্থের বা ম্যাটারের তিনটে অবস্থা আমরা জানি, কি সলিড, লিকুইড আর গ্যাস। কি জানি? সলিড, লিকুইড আর গ্যাস। এটা আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে জানি যে জল হয় বরফ অবস্থাতে থাকে, নয় তরল অবস্থাতে থাকে বা গ্যাসীয় অবস্থাতে থাকে। কিন্তু তরলের পদার্থের আরো দুটো অবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে প্লাজমা আর বোস-আইনস্টাইন। এই পাঁচটা অবস্থাতে আমরা এই জিনিসগুলোকে পেতে পারি। আচ্ছা, এই বোস-আইনস্টাইন এটা একটু অকওয়ার্ড নাম, তাই না? আচ্ছা, এটা সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং আইনস্টাইন এই তথ্যটার মানে সত্যেন্দ্রনাথ 19 শতাব্দীতে এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছিলেন, মানে 19th সেঞ্চুরিতে এই পদার্থের এই অবস্থাটা আবিষ্কার করেছে। যাই হোক, ফিরে আসি নিজের সূর্যের সম্পর্কে আমরা যেটা পড়ছিলাম, যে সূর্যের মধ্যে যে ফর্মটা থাকে, মানে সূর্য শুধুমাত্র যে একটা আগুন, এই আগুনের মধ্যে অনেক কিছু আছে। আগুনের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, হিলিয়াম আছে, বিভিন্ন তত্ত্ব আছে, বিভিন্ন ম্যাটার আছে। সেগুলো সম্পর্কে আমি অবস্থাগুলো হয় এটা লিকুইড ফর্মে আছে, নয় প্লাজমা ফর্মে আছে। তো আমাকে তো জানতে হবে যে সূর্য এতটা গরম কী করে। কেউ তো এটার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে যায়নি বা কেরোসিন দিয়ে যায়নি, তাহলে সূর্য এতটা গরম কী করে? কিছু তো রিজন আছে। তো
তো এই রিজনটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন, এটা একটা রিয়াকশন, ঠিক আছে। এটা একটা রিয়াকশন যেটাতে হিট প্রডিউস হয়। এই রিয়াকশনটা সম্পর্কে আমরা জানি যে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম, যেটা হচ্ছে হিলিয়াম ছাড়াও অনেক তত্ত্ব আছে সূর্যের মধ্যে, কিন্তু এরা দুটো হচ্ছে মেন এলিমেন্ট বা তত্ত্ব। হাইড্রোজেন, দু অণু হাইড্রোজেন, যেটা হচ্ছে ডিউটেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম, মানে হাইড্রোজেনের মধ্যে যে দুটো অণু আছে ডিউটেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম, এটা নিউক্লিয়ার ফিউশন দ্বারা একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন হয়, মানে দু অণু হাইড্রোজেনটা রিয়াকশন করে 4 অণু হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যায়, যেটার জন্য একটা প্রচন্ড পরিমাণে হিট প্রডিউস হয়। আর যেই হিটটার কারণেই সূর্য এতখানি লুমিনেটিং, এতখানি হট, এতখানি প্রজ্বলিত, এবং এর থেকে রেডিয়েশনও তৈরি হয়, ঠিক আছে। চলুন সূর্য সম্পর্কে আমরা একটু জানি। সূর্য যেটা হচ্ছে, সূর্য একটা প্রজ্বলিত বডি, যার মধ্যে তার পোর্শনটাকে, মানে ইনার পার্টটাকে বলা হয় আমরা, এবং আউটার পার্টটাকে বলা হয় কোরোনা। আচ্ছা, কোরোনা ঠিক কোন পার্টটা বুঝতে পারছেন? যখন সূর্যগ্রহণ বা সোলার এক্লিপস হয়, যখন সূর্য পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ চলে আসে, বা সূর্য, সান আর আর্থের মাঝখানে যখন মুন চলে আসে, তখন সূর্যের আলোটা চাঁদে ধাক্কা খেয়ে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, তখন চাঁদের ছায়াটা পৃথিবীর উপরে পড়ে যায়। তখন আমরা কি দেখি? একটা ডার্ক শেড দেখি এই জায়গাটাতে, আর একটা রিং দেখি, চকচকে ডায়মন্ড রিং। এই ডায়মন্ড রিং এর যে পোর্শনটা, এই পোর্শনটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় কোরোনা, ঠিক আছে। सूरज का जो इनर टेम्परेचर है यानी कोर का टेम्परेचर वो आउटर टेम्परेचर से ज़्यादा है, माने बांग्लाते सूर्येर जे इनर बा कोर साइडटार टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर थेके बेशी है। एटा मोटामुटी 16,000 यानी 16 मिलियन डिग्री सेलसियास के डिग्री के है, और आउटर टेम्परेचरटा है 6,000 डिग्री के, ठीक है। तो এটা মোটামুটি 16 মিলিয়ন কে হয়, আর এই আউটার টেম্পারেচারটা 6000 ডিগ্রি কে বা 6000 কেলভিন হয়। সূর্যের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 151.21 মিলিয়ন কিলোমিটার, বা অ্যাপ্রক্সিমেটলি যদি রাউন্ড ফিগারে ধরা হয় 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज से पृथ्वी की दूरी 151.21 मिलियन किलोमीटर, या फिर अप्रॉक्सीमेट अगर हम राउंड फिगर में लें तो 150 मिलियन किलोमीटर है। सूरज जो है वो पृथ्वी से 1.3 मिलियन टाइम बड़ा है, यानी सूरज में लगभग 13,000 पृथ्वी समा सकती है। अच्छा, हमको क्यूरियोसिटी तो होगा कि ऊपर में यानी सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसमें सूरज हर एक प्लैनेट को रोप से तो नहीं पकड़ा हुआ है, तो फिर वो क्यों और कैसे अपने ऑर्बिट में है, वो घूम रहा है सूरज के चारों ओर। मैंने अपने पहले वीडियो में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, आज मैं सही तरीके से आपको डिस्क्राइब करती हूँ। इसको मैं मिटा देती हूँ। ये जो सूरज है ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, इसके चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं इसमें एक एक प्लैनेट्स है। जैसे सबसे पास है मरकरी, उसके बाद है विनस, उसके बाद है अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, उसके बाद है ऑलमोस्ट सेम साइज़ का मार्स, उसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सूरज इन सब को किस तरीके से होल्ड करके रखा है, या फिर ये सूरज के चारों ओर कैसे घूम रहे हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बोला था कि ये एक फोर्स है जिसको सेंटीपिटल फोर्स बोला जाता है। सेंटीपिटल फोर्स ये कैसे प्रोड्यूस होता है? देखिए, हर एक चीज़
जो पृथ्वी में है या फिर हमारे सेलेस्टियल बॉडी में है, सेलेस्टियल जो स्पेस में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, हर एक में ग्रेविटेशनल पुल है। ऑब्वियसली सन में भी ग्रेविटेशनल पुल है और सारे ग्रहों में यानी प्लैनेट्स में भी ग्रेविटेशनल पुल है। सन का ग्रेविटेशनल पुल सारे प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल से ज़्यादा है, यानी कि सन अपने हर एक ग्रहों को अपने ग्रेविटेशनल पुल से अपनी ओर खींच रही है। तो प्लैनेट्स में भी तो ग्रेविटेशनल पुल है, वो भी तो सूरज को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये जो फोर्स है जो एक दूसरे को वो अपनी ओर खींच रहे हैं, इससे एक कोलिजन होता है यानी एक संघर्ष होता है, जिससे एक फोर्स तैयार होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी फोर्स के कारण हर एक प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट में ही बना हुआ है, वो अपना ऑर्बिट छोड़ के किसी और के ऑर्बिट में नहीं जाता है, या फिर अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर भी नहीं जाता है, ना ही सूरज के पास जाता है। ये एक कॉन्टिन्यू फोर्स है जो सूरज और उसके प्लैनेट के बीच में चलता रहा है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल तो होगा कि जब हम कोई चीज़ों को ज़मीन पे चलाते हैं, जैसे बॉल को या फिर कोई भी चीज़ को, कोई भी लट्टू को या कोई भी राउंड चीज़ को अगर ज़मीन में चलाते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये क्यों कॉन्टिन्यूअसली घूम रहे हैं, ये क्यों नहीं रुक रहे हैं? इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे ये एज ए इंफॉर्मेटिव वीडियो समझ के या फिर एक इंफॉर्मेशन समझ के अपने पास रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपके ही काम आएंगे, जो कि आप क्लास 7-8 में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ेंगे। इसके पीछे मेन रीज़न है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई चीज़ जो स्थिर अवस्था में है, अगर उसको छेड़ा ना जाए, आउटर से कोई फोर्स नहीं दिया जाए, तो वो चीज़ हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी। या फिर अगर कोई चीज़ गतिशील अवस्था में है, यानी गति में है, कोई भी चीज़, जैसे ये बॉल इस सरफेस पे चल रहा है, बॉल चल रहा है, अगर इसको बाहर से बाधा ना दी जाए तो ये बॉल, ये गतिशील बॉल या ये गति में रहा हुआ बॉल, ये चलता ही रहेगा नॉन स्टॉप। तो आप एक काम करते हैं, आप एक बॉल को लेते हैं और ज़मीन पे छोड़ देते हैं और ये बहुत दूर तक जाता है, उसके बाद तो ये स्टॉप हो जाता है। तो फिर आपको लगेगा मैंने तो इस बॉल को नहीं रोका, ये तो एक प्लेन सरफेस में है, तब ये बॉल रुक कैसे गया? वो रुक गया क्योंकि हवा का दबाव है, एयर फोर्स है, हमारी पृथ्वी में वायुमंडल है। इस वायुमंडल के कारण ही हर एक चीज़ के ऊपर ये एक दबाव सृष्टि करता है, जिसकी वजह से जो है ये बॉल रुक जाता है। एग्जैक्टली आउटर स्पेस में कोई ऐसा हवा का दबाव या वायुमंडल नहीं है, क्योंकि आउटर स्पेस में कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो गति में घूम रहे हैं इसको कोई ऑब्स्टेकल्स या बाधा नहीं है, इसको कोई ऑब्स्टेकल्स या बाधा नहीं है, जिसके कारण ये कॉन्टिन्यूअसली अपनी गति में घूमे जा रही है। ठीक है, फॉर बेंगली स्टूडेंट, সূর্য সম্পর্কে আমরা জানলাম। সূর্য সম্পর্কে আমরা এটাও জানলাম যে সূর্য মোটামুটি আমাদের থেকে 150 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে আছে এবং সূর্য পৃথিবীর থেকে 1.3 মিলিয়ন টাইম বড়, মানে সূর্যের মধ্যে মোটামুটি 13,000 পৃথিবী সমাদৃত হতে পারে। সূর্য সম্পর্কে আমরা এটা জানলাম। আচ্ছা, সূর্য সম্পর্কে আমাদের একটু কিউরিওসিটি হতে পারে যে এই যে সূর্য, যেটা আমাদের সোলার সিস্টেমের সেন্টারে আছে, এটার চারিদিকে এতগুলো গ্রহ মানে 8টা প্ল্যানেট কী করে ঘুরছে? তার পেছনে কিছু তো রিজন আছে। এটা তো কোনো রোপ দিয়ে বা কোনো দড়ি দিয়ে তো ওটাকে আটকে রাখছে না, এটা কিসের জন্য ঘুরছে? তো এটার মেন রিজন হচ্ছে একটা ফোর্স, যার নাম হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। ঠিক আছে, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সে কি বলছে যে যেহেতু আমি একটুখানি জিনিসটাকে আগে আপনাকে এক্সপ্লেন করি যে সূর্যের মধ্যে একটা বিরাট গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে। আমাদের যতগুলো সেলেস্টিয়াল বডি আছে প্রত্যেকটার মধ্যে একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে, সেটা সূর্যের মধ্যেও আছে, প্রত্যেকটা প্ল্যানেটের মধ্যেও আছে। সূর্যের মধ্যে বেশি আছে কারণ সূর্যের সাইজ অনেক বড়, মাস ওর ভেতরে অনেক আছে। মাস ইন দ্য সেন্স কি এর আয়তন অনেকটা বড়, এর ভলিউম অনেকটা বড়, যার জন্য ওর গ্র্যাভিটেশনাল পুলটাও প্ল্যানেটদের থেকে অনেকটাই বড়, অনেকটাই বেশি। প্ল্যানেটদের মধ্যেও গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে। তো সূর্য প্রত্যেকটা প্ল্যানেটকে, মানে ওর 8টা প্ল্যানেটকে যতটা ওর রেঞ্জে আছে ততটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল দিয়ে টানছে।
গ্রহদের মধ্যেও একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে। অবভিয়াসলি গ্র্যাভিটেশনাল পুল না থাকলে আমরা তো, আমাদের পৃথিবী তো ফ্ল্যাট, আমি তো বলেছি এর আউটার লেয়ারটা বায়ুমণ্ডল, তাহলে আমরা কেন পৃথিবী থেকে পড়ে যাচ্ছি না? গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য। তো সেই গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য প্রত্যেকটা গ্রহ, यानी মার্কারি, ভেনাস, আর্থ, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, প্রত্যেকটা গ্রহ সূর্যকেও নিজের দিকে গ্র্যাভিটেশনাল পুল দিয়ে টানছে, যার জন্য একটা ফোর্স বা একটা কোলিশনের সৃষ্টি হচ্ছে, মানে একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে। এবং তার কারণে সূর্য আর পৃথিবী বা আদার প্ল্যানেটরা সূর্যের চারিদিকে নিজের অরবিটে, মানে এই ডিম্বাকৃতি অরবিটে বা এই ওভাল অরবিটে, এলিপ্টিক্যাল অরবিটে ঘুরছে। এবং এই কোলিশনটার জন্যেই কিন্তু দুজনে মিলে ফোর্স লাগাচ্ছে, একে অপরকে নিজেদের দিকে টানছে, যার জন্য প্রত্যেকটা গ্রহ নিজের কক্ষপথে বা নিজের অরবিটে মানে আছে। নিজের অরবিট থেকে সূর্যের দিকেও যাচ্ছে না, না এসকেপ ভেলোসিটি দিয়ে ওটা আউটার দিকেও চলে যাচ্ছে না। ঠিক আছে, এটা একটা কারণ। আর একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা তো জানতে পারি যে যদি আমরা কোনো বলকে বা কোনো জিনিস যেটা রাউন্ডে আছে বা রাউন্ড ফিগারে আছে বা যেটা তোমার লাট্টু, যদি আমরা স্টার্ট করি ঘোরানো, বা বলকেও যদি আমি মানে একটা প্লেন সারফেসে গড়িয়ে দিই, একটা টাইমে গিয়ে ওটা স্টপ হয়ে যায়। তাহলে কেন এই সমস্ত গ্রহগুলো একটা টাইমে গিয়ে স্টপ হচ্ছে না? এরা কেন মিলিয়ন অফ ইয়ার্স ঘুরেই যাচ্ছে সূর্যের চারিদিকে? কোনো সময় তো এটা স্টপ হবে। তো এটা স্টপ না হওয়ার একটা সবথেকে বড় কারণ হচ্ছে ল অফ ইনার্শিয়া বা নিউটনের ফার্স্ট ল। নিউটন যে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি মধ্যাকর্ষণ শক্তি यानी গ্র্যাভিটেশনকে আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি তিনটে ল দিয়েছেন, নিউটন ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল। আপাতত সেকেন্ড ল, থার্ড লটা আমি এখন পড়াচ্ছি না আপনাদেরকে, কিন্তু ফার্স্ট লটা, যেটাকে ল অফ ইনার্শিয়া বলা হয়, যেটা ফোর্সের ডেফিনেশন দেয়, ফোর্স মানে বলের ডেফিনেশন দেয়, সেটাকে আমি একটু বলছি আপনাকে। যে ফার্স্ট লতে আছে যে কোনো বস্তু যেটা স্থির অবস্থাতে আছে, মানে এই ডাস্টারটা যদি স্থির অবস্থাতে আছে আর এটাকে যদি আমি আউটার থেকে ফোর্স দিচ্ছি না, তাহলে এটা সারা জীবন স্থির অবস্থাতে থাকবে। কোনো রকমের এটার উপর আমি হাত লাগাচ্ছি না, কোনো রকমের কোনো এয়ার প্রেশার বা বায়ুমণ্ডলীয় শক্তি এটাকে নিজের জায়গা থেকে নড়াচ্ছে না, যদি না নড়ায় তাহলে এটা স্থির অবস্থাতে থাকবে। সেরকমই কোনো গতিশীল বস্তু, যেরকম এই বলটাকে যদি একটা সারফেসের উপর আমি গড়িয়ে দিই, এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলবে যতক্ষণ সারফেসটা আছে, এটা চলবে যতক্ষণ না বাইরে থেকে কোনো বায়ুমণ্ডল বা কোনো আউটার কোনো বাধা এর উপর দেওয়া হচ্ছে, এটা কিন্তু কন্টিনিউ চলবে। আপনি বলতে পারেন যে একটা প্লেন সারফেসে আমি একটা বলটাকে গড়ালাম, কিন্তু একটা সময় গিয়ে তো ওটা স্টপ হয়ে গেল, আমি তো ওটাকে দাঁড় করাইনি বা অন্য কেউ ওকে দাঁড় করায়নি, তাহলে ওটা কেন দাঁড়িয়ে গেল? তো এর পেছনে কারণটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল আছে বা এনভায়রনমেন্ট আছে। বায়ুমণ্ডল প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছে। এই প্রেশার ক্রিয়েটের জন্যই যখন বলটা গড়াচ্ছে, একটা টাইমে গিয়ে যখনই ওটা একটু স্লো হচ্ছে, তখনই বায়ুমণ্ডলের চাপটা বলের উপরে পড়ছে আর বলটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আউটার স্পেসে এরকম কোনো রকমের কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। আউটার স্পেসে আপনারা নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছেন, যখন কল্পনা চাওলা या সুনিতা উইলিয়ামস যখনই গেছে আউটার স্পেসে, তো ওরা স্পেস স্যুট পরেছে যেটার মধ্যে অক্সিজেনের সাপ্লাই আছে। তার মানে বাইরে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, বাইরে কোনো এনভায়রনমেন্ট বা ওয়েদার নেই, যার জন্য বাইরে এরকম কোনো প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে না, যার জন্য এই প্রত্যেকটা প্ল্যানেট নিজের অরবিটে ঘুরছে আর এটা স্টপ হচ্ছে না। ঠিক আছে। सूरज की रोशनी को पृथ्वी में आने में 8 मिनट समय लगता है, यानी सूरज जब आसमान में उगता है उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने, यानी पृथ्वी पृष्ठ में यानी सरफेस में पहुंचने में लगभग 8 मिनट का वक्त लगता है। अच्छा, हम लोग ये पूछेंगे कि सूरज तो अपने जगह पर ही है, तो ये उगता या डूबता कैसे है? तो पृथ्वी में एक रोटेशन पावर है। रोटेशन यानी अपनी धुरी पर घूमना, यानी अपनी धुरी पर ही घूमना। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी के चारों ओर घूम रहा है और ऐसे कर के ही वो सूरज के चारों ओर घूम रहा है, एग्जैक्टली जैसे लट्टू है। लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है और घूमते घूमते ही वो चारों ओर घूमता है। एग्जैक्टली पृथ्वी भी ऐसे ही है। पृथ्वी का जो साइड सूरज के रोशनी की तरफ में है, यानी जो भाग पृथ्वी का सूरज की रोशनी की तरफ में है, वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूरज की रोशनी के ठीक विपरीत यानी ऑपोजिट साइड में है, वहाँ होता है रात। ठीक है। एग्जैक्टली जैसे
सूरज हमारे पूर्व में उगती है और पूर्वोत्तर कंट्री यानी सबसे फर्स्ट वो देखा जाता है जापान में, यानी जापान सबसे फर्स्ट कंट्री है जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत पहले ही यानी सुबह लगभग 5 से 5:30 के बीच में ही देखी जाती है। और सबसे लास्ट वो देखी जाती है हवाई, यानी जो पश्चिमोत्तर कंट्री है, सबसे लास्ट वहीं पर डूबती है लगभग रात के 8 बजे के आसपास। বাঙালি স্টুডেন্টদের জন্য বলি যে সূর্যের আলো পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছাতে মোটামুটি 8 মিনিটের সময় নেয়। সূর্য ওঠে যখনই তার সেখান থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে তার রশ্মি পৌঁছাতে, মানে পৃথিবীর যে এই সমতল সারফেস ইয়া ফির পৃথিবীর সারফেসে সূর্যের রশ্মিকে পৌঁছাতে মোটামুটি 8 মিনিটের সময় লাগে। যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা জানি যে সূর্যের রশ্মি, সূর্য ওঠে বা সূর্য ডোবে, এটার কিছু তো একটা কারণ আছে। সূর্য ওঠা বা ডোবার একটা মেইন রিজন হচ্ছে পৃথিবীর রোটেশনাল পাওয়ার, মানে পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে, মানে যেরকম এক্স্যাক্টলি আমরা সবাই ছোটোবেলাতে লাট্টু খেলেছি, তো লাট্টু যেরকম নিজের অক্ষের দিকে এমনি এমনি করে গোল গোল ঘুরে তারপর ঘুরে চারিদিকে, পৃথিবী ঠিক সেরকম নিজের অক্ষের চারিদিকে একটা রাউন্ড দেয়। আর এই একটা রাউন্ডে লাগেও 24 ঘন্টা, মানে পুরো একটা দিন। যে দিকটা সূর্যের দিকে থাকে সেখানে হয় দিন, আর যে দিকটা তার ঠিক অপোজিট সাইডে বা বিপরীত দিকে থাকে সেখানে হয় রাত। আচ্ছা, আমি জাস্ট একটা ইনফরমেশনের জন্য বলছি যে পৃথিবীতে সবার আগে সূর্য ওঠে জাপানে, কারণ জাপান হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে পূর্বোত্তর কান্ট্রি। পূর্ব দিকে সবার আগে মোটামুটি সকাল 5টা, 5:15টার দিকে ওখানে সূর্য ওঠে, এবং সব থেকে শেষে সূর্য ডোবে হচ্ছে হাওয়াইতে। হাওয়াই যেটা ইউকের আন্ডারে পড়ছে, সেটা সব থেকে পশ্চিমোত্তর কান্ট্রি, এবং এখানে মোটামুটি রাত 8টা থেকে 8:30টার দিকে সূর্য ডোবে। ঠিক আছে, চলুন সূর্যের কিছু পিকচার আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে সূর্যের একটা পিকচার, ঠিক আছে, যেটা আমি ডাউনলোড করেছি অবভিয়াসলি। আর এটার যে ইনার পার্টটা যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যেটাকে আমি আপনাকে বললাম, যেটা টেম্পারেচার মোটামুটি 16 মিলিয়ন কে হয়, এবং যেটাকে আমরা বলি আম্ব্রা, UMBRA, আম্ব্রা। ঠিক আছে, আর এটা আউটার পার্ট, এক্স্যাক্টলি এটা আউটার পার্ট, যেটাকে আমরা বলি করোনা, যেটা টেম্পারেচার মোটামুটি 6000 কে। ঠিক আছে, এটা সবথেকে হিট পার্ট, যেখানে ছোট ছোট কালো দাগগুলো আছে, এটাকে বলা হয় সানস্ট্রম। আচ্ছা, সানস্ট্রম সম্পর্কে আপনারা যদি জানতে চান আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি এটার উপর একটা ছোট্ট ভিডিও করে আপনাদেরকে জানাবো, যদি আপনারা জানতে চান। যদিও এটা অবভিয়াসলি আপনাদের সিলেবাসের বাইরে, তাও যদি ইনফরমেশনের জন্য জানতে চান তো আমি জানাবো যে ছোট্ট ছোট এই কালো দাগগুলো কী আর এই ছোট ছোট স্পটগুলো কী। ঠিক আছে, এটা হলো সূর্যের, এটা হচ্ছে আমাদের সূর্য। ওকে, ফর বেঙ্গলি স্টুডেন্ট অলসো তোমরা বুঝে নাও যে সূর্যের মধ্যিখানের পার্ট যেটাকে আমরা বলা হয় UMBRA, আর আউটার পার্ট যেটাকে আমরা করোনা বলি, সেটা টেম্পারেচার মোটামুটি 6000 ডিগ্রি কেলভিন। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, আরেকটা ভিডিও যেটা আমি দেখাচ্ছি, যে এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমাদের সোলার সিস্টেম। ঠিক আছে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, সবার ফার্স্টে আছে মার্কারি, তারপর আছে ভেনাস, আর্থ, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন। এক্স্যাক্টলি এখানে হচ্ছে সূর্যটা, যা সব থেকে কাছের গ্রহ হচ্ছে মার্কারি, ভেনাস, আস্তে আস্তে সব কিছুই। ঠিক আছে, আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটাকে। আর এই সমস্ত পার্ট, যে পার্টটা সূর্যের আলোর দিকে আছে সেই পার্টটায় হচ্ছে দিন, আর এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট সাইড যেটাতে আলো যাচ্ছে না, মানে যেটা এক্স্যাক্টলি সূর্যের আলোর অপোজিট সাইড, সেখানে হচ্ছে রাত। ঠিক আছে, ফর हिंदी स्टूडेंट আমি বলে দিই যে मैं बोल रही हूँ कि ये हमारा सोलर, देखिए ये है हमारा सोलर सिस्टम, दिख रहा है आपको? देखिए ये है अब सूरज के 8 ग्रह, और ये है सूरज, ये मरकरी, ये वेनस, ये अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून इधर में है। दिख रहा है आपको? आप एक चीज़ देखिए, ये हर कोई जो है अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट पर ही है, कोई अपने ऑर्बिट को छोड़ नहीं रहा है, और हर एक का ऑर्बिट जो है वो डिम्बाकृति यानी ओवल ऑर्बिट पे है, जिसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं।
सूरज के सरफेस को जो दिख रहा है, यानी सूरज के तरफ में जितना भी ग्रह है उसके ऑपोजिट साइड में, उसके साइड में है दिन, और एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट यानी जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं रही है वहाँ पर है रात। ठीक है, आपको दिख रहा है, दिखाते हैं, ये है सूरज। ठीक है, ये है सूरज। और सूरज के बारे में ये जो मैंने बोला था, जो इसका जो इनर पार्ट है, जो सबसे गर्म पार्ट है, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 16 मिलियन होता है, 16 मिलियन के होता है, जिसको हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं, UMBRA, अम्ब्रा। और ये है आउटर पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। इसका टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 6000 के। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को इसमें बीच में छोटा छोटा स्पॉट दिख रहा है, ये स्पॉट है सोलर स्टॉर्म या सन स्टॉर्म। इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और नेक्स्ट एक छोटा सा मैं वीडियो इसके बारे में मैं बता दूंगी। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, नथिंग एल्स। तो ये है हमारे सूरज। ठीक है, ये हमने सूरज के बारे में और अपने ये के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को दिया, जो कि इन्फॉर्मेटिव भी है और आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है ऑब्वियसली। तो आज हम लोग सूरज के बारे में बहुत कुछ पढ़े, बहुत कुछ साथ में पढ़े और बहुत कुछ जाने। अगर आपको इसके ज़्यादा भी सूरज के बारे में कुछ और जानना है तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, मैं अपने रेफरेंस बुक से या रेफरेंस से नोट्स बना करके आपके पास ज़रूर लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट एंड और भी सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये 30 मिनट का वीडियो है, आप लोग प्लीज़ देखिए विथ इंटरेस्ट। आप, मुझे होप है कि इससे आपको बहुत सारी मदद होंगी अपने पढ़ाई में, और सेलेस्टियल बॉडी या स्पेस के बारे में जानने में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मन है स्पेस साइंटिस्ट बनने का या फिर स्पेस के बारे में जानने का। ऑब्वियसली उनकी क्यूरियोसिटी में थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप, इससे पहले मेरा एक छोटा सा और वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जो है, ये मेरा सेकंड वीडियो है, आप प्लीज़ उसको भी देखिए। होप सो वो आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ पेड़ लगाइए और हमारी सुंदर पृथ्वी को बचाइए।